संलयन के लिए लोग आते थे। ये जो लोग आए, इस बार के जो विजेता आए, वो संलयन के लिए नहीं आए थे। उन्होंने विभेद जारी रखा। शहाबुद्दीन गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत चली, फिर मुगल आए, और मुगलों के बाद 1757 से अंग्रेज आए। 190 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो कुल 755 साल तक हम पराधीन रहे। हमारे ऊपर ऐसे लोगों ने शासन किया जो हमारी समस्या नहीं जानते थे, हमारी संस्कृति नहीं जानते थे, और हमारे साथ मिलजुल कर रहने को तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों ने शासन किया। जब यह तय हुआ कि भारत के जो व्यवस्था होगी, शासन व्यवस्था होगी, वो प्रजातांत्रिक होगी, तो एक बैरिस्टर, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, 4 साल तक इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में भी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जसवंत सिंह लिखते हैं, 1925 में गांधी से उन्होंने कहा कि हमें प्रजातंत्र स्वीकार नहीं। उस तरह के लोगों का आज भी पाकिस्तान में प्रजातंत्र नहीं है। कहा हमें प्रजातंत्र स्वीकार नहीं है, क्योंकि आप 78 हो और हम 22 हैं, तो आपका हमेशा शासन रहेगा। हम ये मानने को तैयार नहीं हैं। हम हमेशा शासक रहे हैं और हम शासक रहेंगे। और जब ये बात किसी ने नहीं उनकी मानी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम अलग देश बनाएंगे और वहां शासन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र का विभाजन हुआ। तो आज की जो स्थिति है वो वही स्थिति नहीं है। अब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता युद्ध के तौर करके। सैनिक बल से, सैन्य बल से कोई भी देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता है। आप सोवियत रूस और यूक्रेन का उदाहरण देख सकते हैं। 1,80,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के 1 लाख के खिलाफ, और 30,000 यूक्रेन के नागरिक। और अभी भी साल भर होने को आए, 11 महीने हो गए। 24 फरवरी 2022 को हमला हुआ, 11 महीने हो गए। अभी भी यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से के नहीं, डोनेस्क और लुहांस्क जो पहले से ही अलग थे, उनको छोड़ के कोई एक छोटे से हिस्से पर भी रूस का कब्जा नहीं हो पाया। रूस इतना बड़ा देश और दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति, हथियारों का जखीरा अमेरिका से भी बड़ा है जिसका, वो एक छोटे से देश पर, जो कि कल तक उनका हिस्सा था, और अधिकांश जो शासक हुए थे रूस के, सोवियत रूस के, वो यूक्रेन से ही थे। चाहे स्टालिन थे, चाहे क्रुश्चेव थे, चाहे ब्रेजनेव थे, वो सोवियत संघ के इसी हिस्से से थे, यूक्रेन से। तो इस तरह से लेकिन वैचारिक दासता के प्रति हमें सचेत रखना होगा। अभी एक कुछ दिनों से जब बीबीसी के एक वृत्त चित्र का मसला हुआ, ये बीबीसी का जो वृत्त चित्र है, आप क्या जानते हैं किस कारण से? ये एक षड्यंत्र कहता है, और इस षड्यंत्र को हवा दे रहे हैं हमारे कुछ इस तरह के विचारधारा के लोग, जिनको कि चीन जो है, जिनके पीछे
हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार है हिंदू, और उसकी विश्वसनीयता भी सबसे अच्छी है देश में। हिंदू पूरी तरह से वामपंथी अखबार है, लेकिन उस हिंदू ने लिखा था कि 300 लोग भारत में लेखक, बुद्धिजीवी और पत्रकार ऐसे हैं, जैसे राणा अयूब वगैरह जैसे, जो कि चीन के रेगुलर पेरोल पर, चीन जिनको पैसा देता है केवल इसलिए कि वो बरगलाएं। हमारे ही देश में जो हमारे खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ, शासन के खिलाफ अनावश्यक, आवश्यक हो तो करिए, आंदोलन होंगे या वैचारिक संघर्ष होगा, तो देश, न केवल देश कमजोर होगा, देश का गणतंत्र भी कमजोर। हमें इस गणतंत्र को, इस संविधान को बचा के रखना है, क्योंकि हमने ये देख लिया है। पाकिस्तान की बात हो रही थी, पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ ना। पाकिस्तान में पहला 1956 बना। पाकिस्तान का जो घोषणा हुई थी वो 23 मार्च के पाकिस्तान बन रहा है, वो 23 मार्च 1940 को। इसलिए 23 मार्च 1956 को पहला संविधान उनका लागू हुआ। 1958 में उस संविधान को दरकिनार कर दिया आयोग ने। 1962 में दूसरा संविधान लागू हुआ, फिर वो दरकिनार कर दिया गया। 1973 में भुट्टो ने तीसरा संविधान बनाया, और वो कभी दरकिनार होता है, कभी संशोधन होता है, कभी लागू होता है, कभी वहां प्रधानमंत्री को एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है, कभी राष्ट्रपति को, कभी प्रधानमंत्री को, इस तरह से चलता है। तो इस तरह के, और आज क्या स्थिति है उस देश की हम देख रहे हैं। तो हमें सौहार्द से रहना है, हमें सुखमय जीवन बिताना है, हमें संपन्नता से रहना है। अगर ये सारी चीजें करनी है, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना से रहना है, तो हमें अपने संविधान की रक्षा करनी। और इन वैचारिक षड्यंत्रों से, जैसा मैंने पहले कहा कि सैन्य शक्ति के बूते, आज ये लड़ाई का युग नहीं है। युद्ध करके किसी देश पर आप कब्जा नहीं कर सकते। भूटान पर चीन नहीं कब्जा कर सकता। ट्राइजंक्शन पर अब वो समझौता करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है। भूटान जैसे छोटे से देश की, जिसकी 1600 वो है सैन्य संख्या, मालदीव पर कोई नहीं कब्जा कर सकता है, 3-4 लाख जिसकी जनसंख्या है। तो दूसरे की तो बात छोड़िए, भारत जैसे 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाले देश पर कोई देश कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन हमें खोखला कर सकता है वैचारिक आक्रमण से। तो यहाँ आकर के, और सबसे बड़ी चीज है कि आज जो है सरस्वती पूजन भी, सरस्वती जी सद्बुद्धि देती है। गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजन है, तो निश्चित ही इस गणतंत्र दिवस पर देश के नागरिकों को सद्बुद्धि मिले। ये मेरी कामना है कि वो राष्ट्र के संविधान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करें, अपना योगदान दें। आपका विद्यालय, आपके विद्यालय में आकर बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्थित विद्यालय है, बहुत ही व्यवस्थित महाविद्यालय है। विद्यालय मैं कह रहा हूँ, आप लोग नाराज हो रहे हैं, महाविद्यालय को विद्यालय कह रहे हैं। हाँ, जहाँ भी विद्या मिले विद्यालय है, चाहे वो महाविद्यालय है, चाहे
और इतने विद्वान आचार्य, इतने अनुशासित छात्रों के बीच में आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। आशा है कि आपके आचार्यगण यूं ही पठन पाठन में संलग्न रहेंगे, अपनी ज्ञान पिपासा को बनाए रखेंगे और आप लोग इसी तरह से अनुशासित होकर अध्ययनरत रहेंगे। भविष्य में देश के कोने कोने में अपनी ज्ञान ज्योत फैलाएंगे और अच्छे अच्छे पदों पर जाकर कार्य करेंगे। इसे आप आशीर्वाद समझ सकते हैं या भविष्यवाणी समझ सकते हैं, कुछ भी समझिए। आज यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं फिर यहाँ आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आने पर देश की दिशा का भी, किस दिशा में देश जा रहा है उसका भी पता चलता है और हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए हमारी नई पीढ़ी कितनी सन्नद्ध है उसका भी पता चलता है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। आपके इस उद्बोधन, आपके इस आशीर्वाद के लिए महाविद्यालय आपका कृतज्ञ है। और साथ ही साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के शासक प्रभारी आदरणीय सर सिद्धार्थ सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम भारत के 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय श्री रणविजय सिंह सर, महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर, छात्र संघ के पदाधिकारी, संचालक महोदय, श्री राम सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षक व कर्मचारी गण और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी जो यात्रा रही है वो अद्भुत है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं। और आज के दिन कर्तव्य पथ पर भारत की जो उपलब्धि है देश और विदेश देख रहा है, उस उपलब्धियों में एक उपलब्धि हम सभी लोगों को गौरवान्वित करने वाली है, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा राम दरबार की झांकी। साथ ही महाविद्यालय भी अपने नवाचार के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय समय पर अपने विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए नवाचार करता रहता है। जब से विशेष पाठ्यक्रम लागू हुआ था, महाविद्यालय में कक्षा अध्यापन और मासिक मूल्यांकन की परंपरा है और उस विशेष पाठ्यक्रम जब लागू हुआ था तो उसके पाठ्यक्रम के साथ कक्षा अध्यापन और मासिक मूल्यांकन को समाहित किया और
जब CBCS के पैटर्न के सेमेस्टर की परीक्षा घोषित हुई और संचालित हुई, उसी के समानांतर थर्ड ईयर की कक्षाओं का जो संचालन है उसको बाधित नहीं होने दिया। महाविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए मिशन मंझरिया में रोजगार का उत्सर्जन किया और उसके उत्पाद को महाविद्यालय में प्रदर्शनी के द्वारा उसका विक्रय किया। नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति जैसे सरकारी योजनाओं का सकुशल संचालन महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को किया जाता है। खेल में महाविद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर तक जाके अपने खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही छात्र संघ का चुनाव जब विश्वविद्यालय के लिए भी कराना मुश्किल होता है, चुनौती से भरा होता है, तो ऐसे समय में महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी करवाता है और उसे सकुशल संपन्न भी करता है। भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और निरक्षरता भारत में व्याप्त होने लगी। लेकिन हम अविचलित रहे, अडिग रहे। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग किया। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो परिश्रम हमेशा याद आता है ऐसे अवसरों पर, जब आजादी के बाद देश के एकीकरण में उन्होंने 560 रियासतों को एक किया था। वही काम आज भारत भी कर रहा है G20 के द्वारा। जिस समय पृथ्वी के अस्तित्व को जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण और बढ़ते पॉल्यूशन से पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा है, उस समय भारत के तरफ देश विदेश की निगाहें जमी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत विभिन्नताओं का देश है। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें कभी विभाजित नहीं किया, हमेशा हमें जोड़ के रखा। इसीलिए भारत में अनेकता में एकता हमारी पहचान है और हम इसके लिए विश्व में जाने जाते हैं। हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री BN राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। संविधान निर्माण सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया था। इस अवधि में के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे आत्मनिर्भरता का संकल्प लिए हुए राष्ट्र का स्थान ले चुका है। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव अभी भी है, लेकिन भारत के सफल नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता से कोविड-19 को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की शक्ति के रूप में हम लोग के सामने है और विश्व के सामने है। भारत अपने सनातनी परंपरा, आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के उद्घोष के साथ विश्व गुरु बन एक बार पुनः
विश्व को नए रास्ते पे और नए दिशा को प्रदान करने के लिए खड़ा है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके पीछे एक खास कारण है। कारण यह है कि भारत के लोगों का जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हम भारतवासी मिट्टी से जुड़े होते हैं। जब कहीं जाते हैं तो अपनी मिट्टी को याद करते हैं। जब हम